हेलो दोस्त, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? देखो, आज का वीडियो लेक्चर जो बनने जा रहा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं, है ना। वीडियो आपको मिल चुका होगा। अब इसका सेकंड वाला वीडियो जो है आइसोमेरिज्म का, मैंने बोला था कि आइसोमेरिज्म का हम कम से कम 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट हम अभी जस्ट शूटिंग करने वाले हैं। शूट करके आपको वीडियो हम देंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो भी टॉपिक होगा, जो भी चैप्टर होगा, उसको कंप्लीट दिया जाएगा, इसलिए बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, तो आप इतना यकीन मानिए कि जो भी टॉपिक आपको है उसको कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन, कंप्लीट थ्योरी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट हो चुका था, दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। और दूसरे पार्ट में हम लोग, पहले पार्ट में जीए हम लोग देखे थे कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीए जो होता है वो कैसे होता है ना। किस किस केसेस में जीए होगा, किस किस केसेस में जीए नहीं होगा। जो पहले पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नहीं देखे हैं, वो पहले जाकर के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहले पार्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। क्योंकि पहले पार्ट बिना देखे अगर सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले पार्ट देखने के बाद सेकंड देखेंगे तो आपको हर बात को समझ में आएगा और आप आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट सेकंड देखते हैं तो दिक्कत आ सकते हैं, इस बात को समझिएगा। तो चलो, आज मैं सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि पहला केस देख लिए थे कि जीआई इन डबल बॉन्ड, जीआई इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। अब केस नंबर सेकंड देखते हैं, केस नंबर सेकंड केस हम लोग बात करेंगे जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्केन, ठीक। हम लोग दूसरा केस जो देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्केन। तो देखो, साइक्लो अल्केन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी साइक्लो अल्केन हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटाइन, हेक्सेन, कोई भी हो सकता है। चलिए, हम कोई भी एक साइक्लोअल्केन ले रहे हैं। मान लो हम साइक्लोहेक्सेन ले लिए। क्या ले लिए बोलो? साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है। इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन अगर देखोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। किसी भी कार्बन का अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। कोई भी अल्केन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बोलो? sp3 होता है। क्या होता है बोलो? sp3 होता है। और sp3 कैसे होगा? आपको हाइब्रिडाइजेशन तो निकालने आता होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और जो ऑर्बिटल होगा वही क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहने का मतलब है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो sp3 का हम लोग रियल में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। दो बॉन्ड जो होता है नॉर्मल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड जो है वेज बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड जो है क्या है? डैश बॉन्ड, ठीक है। ये एक्चुअल में sp3 का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? sp3 का स्ट्रक्चर होता है। sp3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दो नॉर्मल बॉन्ड, देखिए ए और ये बॉन्ड है तो ये नॉर्मल बॉन्ड बोलेंगे, ये वेज बॉन्ड बोलेंगे, और ये क्या बोलेंगे? हम डैश बॉन्ड बोलेंगे, ठीक। ए भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज में मान के चलिए कार्बन है तो ये और ये नॉर्मल बॉन्ड है, तो इसके पास भी एक वेज होगा और दूसरा क्या होगा? डैश। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी वेज होगा और दूसरा क्या होगा बोलो? डैश। इस तरह से हर एक कार्बन के पास एक बॉन्ड वेज होगा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा? डैश होगा, ठीक। और वेज और डैश कहाँ डिफाइन होता है? sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल में, ठीक है। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज में दो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, एक वेज और दूसरा क्या होता है? डैश होता है। चलिए, ये बात तो छोटा सा इंफॉर्मेशन था। हम लोग के बाद क्या करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बात करना। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन तो ये है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं कि रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये आपको चेक करने की जरूरी नहीं होता। अगर कोई भी रिंग है तो वहां पर रोटेशन ऑलरेडी रुका हुआ होता है, वहां पर रोटेशन नहीं चलता है। तो एक कंडीशन तो ऑलरेडी इसमें फिक्स है, जो कि चेक करने की जरूरी नहीं है, रोटेशन ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक। दूसरा कंडीशन आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि जी होने के दूसरा कंडीशन क्या था? तो दूसरा कंडीशन ये था कि जो टर्मिनल एटम होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टर्मिनल एटम होगा, जहां रोटेशन रुका हुआ होता है, वहां पे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है? डिफरेंट होना चाहिए। तो आओ इसके साथ दूसरा कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। मान लिया जाए कि सर ये वाला हम साइक्लोहेक्सेन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, हम ऐसे कन्वीनियंस के लिए मैं इसको ड्रॉ कर दिया हूं। तो हमने क्या बोला कि किसी भी साइक्लोएल्केन में रोटेशन रुका हुआ होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड होता है, रोटेशन नहीं चलता है। और किसी भी दो कार्बन, मान लो ये कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो रोटेशन रुका हुआ होता है, या ये कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो रोटेशन रुका हुआ होता है। किसी भी दो कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो रोटेशन रुका हुआ होता है, रोटेशन चलता नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल में रोटेशन रुका हुआ होता है। तो मान लो कोई भी एक कार्बन या दूसरे कार्बन के रिस्पेक्ट में हम जीआई का सेंटर मान सकते हैं। हो सकता है इसको और इसको हमने क्या मान दे, जीआई के सेंटर। क्यों? क्योंकि इसको और इसके क्रॉस में क्या है बोलो, रोटेशन रुका हुआ है। तो अगर ये और ये रोटेशन रुका हुआ है तो इसको और इसको जीआई का सेंटर मान सकते हो। तो सर अगर ये और ये जीआई का सेंटर है तो यहाँ पर हम एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स का दिखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे। तो ठीक है, इसके पास एक वेज बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा, डैश। इसके पास भी एक वेज बॉन्ड होगा, दूसरा क्या होगा बोलो, डैश। आप चाहे तो वेज और डैश नहीं भी लिख सकते, आप चाहो तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। सर दो बॉन्ड यहाँ ले लो, दो बॉन्ड यहाँ ले लो, नॉर्मल भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली में हमें इंफॉर्मेशन क्या पता है कि जब sp3 कोई भी मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट इसी तरह से करते हैं। सर एक वेज होगा, एक डैश होगा और दो नॉर्मल लाइन होगा, ठीक है। बट लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सब के सब एक ही है, ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिंग में हर एक दूसरे कार्बन के रिस्पेक्ट में रोटेशन रुका हुआ होता है, ठीक है। तो रोटेशन रुका हुआ था। अब इस कार्बन पे एटम्स सपोज हमने यहाँ A लगा दे, यहाँ B लगा दे, यहाँ पर A लगा दे, यहाँ पे B लगा दे, ठीक। अब देखो सर ये और ये G के सेंटर था, ठीक है, ये और ये क्या बोलो G के सेंटर है। तो इस सेंटर पे A और B क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या था, एटम्स डिफरेंट होना चाहिए। तो A B डिफरेंट हुआ, यहाँ पे भी देखोगे तो A B क्या हो गया, डिफरेंट हुआ। दूसरा कंडीशन मैच कि टर्मिनल एटम पे एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है। तीसरा कंडीशन जी के क्या था कि सर मॉलिक्यूल पे जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन भी रिंग में मैच होता है, तीसरा कंडीशन चेक करने की जरूरी नहीं होता, वो ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल क्या होता है बोलो, प्लेनर होता है। तो तीसरा कंडीशन भी क्या हो गया, कंप्लीट। इसका मतलब है कि सर इट विल शो जीआई, इसका मतलब है कि ये जीआई शो करता है। सिंपल से एक बात और समझना कि अगर रिंग दे रहा है उसमें दो कंडीशन हमेशा फिक्स होता है, ठीक। एक तो मॉलिक्यूल में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, और अगर सिंगल रिंग है तो वो रिंग क्या है बोलो, अपने आप में प्लेनर है, ठीक। अपने आप में बोलो क्या है बोलो, प्लेनर है, ठीक है। तो अगर प्लेनर है और एटम्स अगर डिफरेंट हो जाए तो जीआई हो जाएगा। तो सर इट कैन शो जीआई, ठीक है सर। एक केसेस तो तुम बोलोगे कि सर अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो बताइए इसका अगर जीआई है तो कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। बताओ अभी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो ए और ए दोनों कहां दिख रहा है सर, वेज पर दिख रहा है। वेज बोले तो एक ही डायरेक्शन दिख रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया बोलो, सिस। अब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो इसका अगला कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा, सिस होगा तो ट्रांस भी होगा। तो ट्रांस बना लो आप, इसको चाहो तो तुम ऐसे कर दो, आप चाहो तो ऐसे कर दो। सर एक बार यहाँ पर देखो सर ये डैश पे था और यहाँ पे वेज पे था। सर यहाँ पर वेज पर ए है तो इस पर वेज पर बी कर दो, यहाँ पे ए कर दो, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन उसको ऐसे रहने दो। सर यहाँ बी के बी रहेगा, यहाँ पे ए के ए रहेगा। अब देखो सर यहाँ वेज पे क्या है ए, यहाँ वेज पे क्या है बी, यहाँ डैश पे क्या है बी, यहाँ डैश पे क्या है ए, तो अपोजिट है कि नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बोलो, ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया बोलो, ट्रांसफॉर्म। और इसी मॉलिक्यूल का दो फॉर्म दिख रहा है, एक सिस फॉर्म दिख रहा है, दूसरा क्या फॉर्म दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म। ये भी जीए है और ये भी क्या है बोलो, जीए है। तो सर इट कैन शो जीए। तो साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता, ठीक है सर। मान लिया जाए ऐसे रहता, सर ऐसे साइक्लोहेक्सेन है। सर यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पर वेज और यहाँ पर डैश है, सर यहाँ पे वेज और यहाँ पर डैश है। सर यहाँ पे ए बी हो सकता है, कोई भी रख दे, सी डी कोई भी रख दे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या चलो यहाँ पे भी हम आपको यही ले लें, कोई भी ले लो, ए और बी, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब है कि सर इसको जी का सेंटर मानेंगे, ठीक। इसको जी, क्योंकि हर एक दो कार्बन के रिस्पेक्ट में रोटेशन क्या रुका हुआ,
सर यहाँ भी रोटेशन रुका हुआ, यहाँ भी रोटेशन रुका हुआ, तो इसको भी जीई का सेंटर मान सकते हो, इसको भी जीई का सेंटर मान सकते हो। हर एक दो कार्बन के रिस्पेक्ट में रोटेशन क्या है, रुका हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, अगर इसको जीई के सेंटर मानोगे तो यहाँ पर क्या है सर, इस पे तो दो डिफरेंट एटम है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो तुम हाइड्रोजन तो मान ही सकते हो। अगर कुछ नहीं दिया हुआ एटम तो सर यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्या होगा सर, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन होगा तो 4 बॉन्ड बनाना होगा, तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना होगा, लेकिन 2 अगर नहीं है बॉन्ड तो दोनों क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इसको अगर जी का सेंटर मानोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, तो ये जी शो नहीं करेगा। लेकिन ऐसे समझो, अगर हम इसको जी का सेंटर मान ले, जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखने जा रहे हैं, जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसको जी के सेंटर माने तो ए बी अलग हो गया और यहाँ पे भी ए बी क्या हो गया, अलग हो गया, तो सर ये जी शो करेगा। तो पूरा मॉलिक्यूल को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर पूरे रिंग में किसी एक जगह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंडीशन बनाता है, बाकी 99 जगह नहीं बनाता है, एक जगह भी अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंडीशन बनाता है तो पूरा मॉलिक्यूल को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही कहते हैं। इसीलिए यहाँ जी का सेंटर देखोगे तो जी नहीं होगा, यहाँ जी का सेंटर मानोगे तो जी नहीं होगा, लेकिन यहाँ जी का सेंटर मानोगे तो जी हो जाएगा। और अगर एक जगह जी हुआ तो मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। किसी एक जगह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर होता है तो पूरा मॉलिक्यूल को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कहते हैं। ठीक है, तो सर इट कैन शो जीए, यस इट कैन शो जीए। ठीक, और तीसरा एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल हुआ, तीसरा एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा एग्जांपल रहा था, ऐसा एग्जांपल रहा था, हो सकता है यहाँ ले ले, ऐसे ले ले सर, यहाँ पे ऐसे ले ले, ऐसे ले ले सर, यहाँ पे सपोज H OH, सर यहाँ पे लगा दो Br, यहाँ पे लगा दो सर Cl। देखो हम क्या किए कि इसको जी का सेंटर मान लिए। आप चाहे तो इसको मान सकते थे, तो इसको मानोगे तो जी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन जैसे मिलेगा तो दोनों क्या होगा, सेम एटम। इसको जी का सेंटर मानोगे तब पर भी जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिकल, 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। और जब 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो यहाँ पे जी नहीं होगा, लेकिन इसको जी का सेंटर मानोगे तो यहाँ पर देखो BrCl डिफरेंट एटम है, HOH डिफरेंट एटम है, सर जी हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल में एक बार भी जी बनता है तो पूरा मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो चीज ऐसे दिया हुआ है वो चीज को ऐसे भी दे सकता है। पूछे बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, एक ही चीज है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही चीज है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। कैसे, इसको और इसको जी का सेंटर मान लो, है ना, इसको जी का सेंटर मानोगे तो तुम खुद से देखो, इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप मिथाइल, ये मिथाइल है और यहाँ पे CH2 है, राइट, और यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे क्या है बोलो, ये CH2 है। खुद से देखो सर, एक मिथाइल और दूसरा क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, सर एक मिथाइल और दूसरा क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, बताओ इस पे क्या लगा हुआ, मिथाइल और हाइड्रोजन, इस पे भी क्या लगा हुआ, मिथाइल और हाइड्रोजन। क्या डिफरेंट एटम है, और डिफरेंट एटम है तो बोलो ये जी शो करेगा, ये जी शो करेगा। डिफरेंट एटम होना चाहिए तब जी शो करेगा। ठीक है, तो अब जैसे और एग्जांपल देखो, अगर यही मॉलिक्यूल ऐसे रहता तो क्या ये जी शो करता, सर ये जी शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता, मान के चलो किसी इसको और इसको जी का सेंटर मान रहे हो, या इसको जी के सेंटर मानो, किसी को भी सेंटर मान करके देख लो, तो यहाँ पे एक मिथाइल और दूसरा क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक मिथाइल और दूसरा क्या, हाइड्रोजन है। ठीक है सर, तो इसको अगर हम जी के सेंटर मान रहे हैं तो यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे तुम खुद से देखो, इस कार्बन पे देखोगे तो सर यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और होगा, और कुछ एटम नहीं है तो दोनों क्या है बोलो, हाइड्रोजन है। तो बोलो ये आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और अगर आइडेंटिकल हुआ तो बोलो ये जी शो नहीं करेगा, नॉट जी, क्योंकि टर्मिनल एटम पे क्या होना चाहिए सर, डिफरेंट एटम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि एक मिथाइल है दूसरा हाइड्रोजन है, एक मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन है, इसलिए जी शो करेगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन में ये आपको जीए हुआ। जैसे देखो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, है ना, 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल के तौर पे जैसे देखो, which can show GI, which can
शो जी, कौन जी शो करेगा? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइक्लोप्रोपेन, सेकेंड ये ले लो, थर्ड ये ले लो, ठीक है, चौथा ये ले लो, पांचवा ये ले लो। देखो कौन जीएसओ करेगा कौन जीएसओ नहीं करेगा, ठीक है। सारे के सारे साइक्लोएल्केन है, तो हमें भी साइक्लोएल्केन में आपको मैंने क्या बताया, किसी भी दो कार्बन को जीए का सेंटर मान लो, ठीक है। हम इसको और इसको जीए का सेंटर मान लिए, ठीक। जब इसको और इसको जीए का सेंटर माने तो इस पर चेक करो दो डिफरेंट एटम है कि नहीं, तो अगर कुछ नहीं है तो दोनों को दोनों क्या होगा, बोलो हाइड्रोजन, ठीक। और जैसे ही दोनों तरफ सेम हुआ, सर नॉट जीए, नॉट जीए, बात कर रहा हूं। और यहां पर चेक करो, मान लो कि सर इसको और इसको जीए का सेंटर मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, इसको और इसको जीए का सेंटर मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, एक मिथाइल और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 तो पहले से बना हुआ है, और चौथा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर एक मिथाइल हाइड्रोजन बिल्कुल क्या है सर, डिफरेंट है, अलग है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो दोनों को दोनों क्या है, बोलो हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम। यहाँ तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ क्या हो गया, सेम। सर नॉट जीए, नॉट जीए। जीए होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों टर्मिनल का आइटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में देखो, इसको और इसको जीए का सेंटर मान लो, है ना, क्योंकि हर एक जगह कार्बन क्या है सर, रेस्ट्रिक्टेड है। इसको और इसको अगर जी के सेंटर मानोगे तो यहाँ पे एक मिथाइल है और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक मिथाइल और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। बताओ मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, सर इट विल शो जीए, ये जीए शो करेगा। सिमिलर यहाँ पे आओ, सर मान के चलो इसको और इसको जीए का सेंटर मान लो, किसी को, इसको मान लो, 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 कहीं भी मान लो, इसको और इसको अगर जीए के सेंटर मान रहे हो या इसको मान लो, किसी भी मान रहे हो, तो यहाँ पर देखो सर ये और ये क्या मिल गया, सेम। जैसे ही दोनों सेम मिला, सर नॉट जीए, नॉट जीए, समझ पा रहे हैं। पहले पॉइंट पर दिख रहा है कि दोनों क्या हो गया, सेम, सेम हो गया, तो जीए कभी हो ही नहीं सकता। इसमें चेक करो, सर इसको और इसको जीए का सेंटर मान लो, इसको और इसको क्या कर लो सर, जीए का सेंटर मान लो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इथाइल, ये वाला ग्रुप, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। एक इथाइल और दूसरा क्या है, मिथाइल। यहाँ पे देखोगे तो ये मिथाइल और दूसरा क्या बोलो, हाइड्रोजन। तो मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन इथाइल डिफरेंट ग्रुप है, सर ये जीआई शो करेगा, इट विल शो। तो ये आपको क्या हुआ, जीआई इन साइक्लोहेक्सेन, जो कि केस नंबर आपने क्या पढ़ा, 2 आपने देखा, केस नंबर 2। चलो अब इसके बाद आओ केस नंबर 3, इसके बाद आओ केस नंबर 3। केस नंबर 3, ठीक, केस नंबर 3, जीआई इन साइक्लोअल्केन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जीआई इन साइक्लोअल्केन, मतलब कि साइक्लिक में रिंग, साइक्लिक में एक पाइबोन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये साइक्लोअल्केन है, राइट। मान लो हम ये मॉलिक्यूल दिए हुए, ठीक। इस मॉलिक्यूल को हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, है ना। इट विल शो जीआई और नॉट, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो तुम खुद से देखो, क्या चेक करोगे। पहला कंडीशन, क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल, क्योंकि रिंग है तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। ऊपर से डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में तो ऐसे भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है सर। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो किसी एक दो कार्बन पे जीई का सेंटर मान लिया, ठीक है सर। हम इसको और इसको जीई का सेंटर मान लिया, ठीक है। इसको जीई का सेंटर मान लिया, तो इस पे डिफरेंट एटम चेक करना है। तो सर ये भी देख लो, सर एक ग्रुप ये लगा हुआ है, ये मिथाइल, और ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है सर, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। सर इस सेंटर पे देखें तो मिथाइल और ये वाला ग्रुप कैसा, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और रिंग है तो प्लेनर तो होता ही है, मतलब कि सर ये ऐसा लग रहा है कि सर ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, क्योंकि तीनों कंडीशन मैच करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सर ये जीआई शो नहीं करता है, ये जीआई शो नहीं करता है। हर कंडीशन मैच करते भर में भी जीआई शो नहीं करता।
और GI नहीं करने के पीछे कारण क्या है ये देखो। अगर अभी तुम अगर देखोगे ध्यान से तो दोनों एटम एक साइड में है, सेम साइड में है, और जब दो एटम जैसे ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल एक डायरेक्शन में दिख रहा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, सिस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मॉलिक्यूल जो दिख रहा है वो किस फॉर्म में है सर, बोलो सिस फॉर्म में है, राइट। अब एक बात समझाओ कि इस मॉलिक्यूल का सिस फॉर्म है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाता है, इसको हम लोग ट्रांस नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल GI नहीं करता। और उसका कारण क्या है, इसका एंगल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से सिस से ट्रांस आप नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया एंगल स्ट्रेंथ का क्या सर, काफी ज्यादा है। और हम जानते हैं कि अगर GI है तो उसका दो फॉर्म होना चाहिए, अगर सिस है तो ट्रांस होना चाहिए, अगर ट्रांस है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो अगर अभी सिस है तो इसको ट्रांस बनना चाहिए, लेकिन ट्रांस नहीं बनता है क्योंकि इसका क्या है बोलो, एंगल स्ट्रेंथ काफी हाई होने की वजह से ये मॉलिक्यूल को जैसे ही तुम रोटेट करके ट्रांस बनाओगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग है ना साइक्लोअल्केन में पाई बॉन्ड के क्रॉस, मतलब साइक्लोअल्कीन में हम लोग GI डिफाइंड नहीं करते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इस बात पे लिखेंगे since transform of this molecule does not exist due to high angle strength. Since transform of this molecule does not exist due to high angle strength, so it will not show GI about pi bond. क्योंकि इस मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाता है हाई एंगल स्ट्रेंथ की वजह से, इसलिए GI नहीं करेगा। किसका, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। पाई बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI नहीं शो करेगा, लेकिन आपने देखा था सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI शो कर रहा था। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एंगल स्ट्रेंथ हाई नहीं होता, उसको हम लोग सिस से ट्रांस और ट्रांस से सिस बना लेते हैं। लेकिन जैसे डबल बॉन्ड डालते हैं, जैसे ही डबल बॉन्ड डालेंगे तो डबल बॉन्ड आते ही इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, और छोटा हो जाएगा। जब और अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा तो इनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, मतलब एंगल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो ऐसे मॉलिक्यूल में ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए GI शो नहीं करता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI शो नहीं करता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो GI शो कर लेता, जैसे कि हम लोग केस नंबर 2 में देखे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे मॉलिक्यूल GI शो नहीं किया। आगे देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहां से हम लोग कुछ ऐसा कंसेप्ट देखें कि अगर कोई रिंग है ना, 3 मेंबर से लेकर के 6 मेंबर के रिंग में या अप टू 7 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड के क्रॉस GI न शो करता है। ध्यान रखिएगा कि 3 मेंबर से लेकर के 7 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड के क्रॉस अगर आपसे बात करेगा तो GI शो नहीं करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के क्रॉस सिस से ट्रांस नहीं बनता है। लेकिन अगर वही 8 मेंबर के रिंग रहता और उसमें डबल बॉन्ड रहता तो GI हो जाता, क्योंकि 8 मेंबर के रिंग से सिस से ट्रांसफॉर्म बन जाता है। तो इस बात को ध्यान रखने वाला चीज है, इसलिए ध्यान रखेंगे। मैं आपको नोट में करके लिख रहा हूं। नोट में पहला पॉइंट क्या है कि अबाउट अ पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, अबाउट अ पाई बॉन्ड है ना, अबाउट अ पाई बॉन्ड फ्रॉम 3 मेंबर रिंग to up to 7 member ring GI not
एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 मेंबर रिंग से लेकर के 7 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड के अक्रॉस अबाउट अ पाई बॉन्ड के अक्रॉस GI नहीं होता है। लेकिन दूसरा नोट नंबर दूसरा, फ्रॉम 8 मेंबर रिंग to onwards ring GI happens। और ध्यान रखिएगा कि 8 मेंबर रिंग से, है ना, 8 मेंबर रिंग से ऑनवर्ड्स रिंग जितना भी ले सकते हो, 10 12 13 14 15 16 कितने कार्बन का भी रिंग हो जाए GI शो करता है ना। GI हैपेंस अबाउट पाई बॉन्ड, ठीक है। 8 मेंबर रिंग से लेकर के जितना भी मेंबर का रिंग लेना चाहते हो उतना मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड के अक्रॉस GI होता है, लेकिन 3 मेंबर रिंग से लेकर के 8 मेंबर के रिंग में GI नहीं होता है। जैसे एग्जांपल सुनो, मान लो कि सर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल था, बताओ, देखना ध्यान से, ऐसा ले लो, अगर हम ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, ठीक, ऐसा ले लें, ऐसा ले लें। अब खुद से देखो कितने कार्बन है सर 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कार्बन हो गया। अब इस 8 कार्बन का अगर हम लोग बात करें तो देखो पाई बॉन्ड पे डाला हुआ, क्या ये GI शो करेगा? हाँ सर बिल्कुल GI शो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। क्या है बोलो? रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि रिंग है, रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसको और इसको अगर तुम GI के सेंटर मान रहे हो तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है? डिफरेंट है सर। ये वाला ग्रुप क्या है सर? डिफरेंट है। और अभी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है सर? अभी मिथाइल सेम साइड में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलो? सिस, मतलब सर ये GI शो करेगा, राइट। तो तुम पूछोगे कि ठीक है सर ये GI शो कर दिया, तो इसको ट्रांस दिखाइए। ट्रांस कहां से है? क्योंकि अगर ये GI है तो इसका 2 फॉर्म होगा, अगर अभी अपने आप में सिस है तो इसको ट्रांस भी होना चाहिए। देखो 8 नंबर के रिंग में ट्रांस दिखा रहा हूं, देखो स्ट्रक्चर, देखो, ठीक है। मान लो सर ये मिथाइल था, एक इधर मिथाइल लगा दो, एक इधर में मिथाइल लगा दो। देखो पूछ लो कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कार्बन है। अभी देखो मिथाइल और मिथाइल क्या मिल रहा है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बोलो तो कौन से फॉर्म हो गया बोलो? ट्रांस, मतलब कि सर ये भी GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा। देखो 8 कार्बन ये भी है, 8 कार्बन ये भी है, लेकिन ये सिस कॉन्फ़िगरेशन और ये कौन सा बोलो? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक ही मॉलिक्यूल का 2-2 फॉर्म मिल रहा है, इसलिए 8 मेंबर रिंग में GI शो करता है। लेकिन 3 मेंबर रिंग से लेकर के अगर 7 मेंबर रिंग तक बात करेंगे तो इसको ट्रांस बनाने की कोशिश करेंगे तो ट्रांस नहीं बनता, इसलिए GI शो नहीं करता। तो ये दो बात को आप ध्यान रखेंगे, सर ये भी GI शो करेगा और ये भी GI शो करेगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा नोट नंबर थर्ड में क्या है? थर्ड नंबर क्या है? फ्रॉम, नोट नंबर थर्ड, फ्रॉम 8 मेंबर रिंग to 13 member ring, 13 member ring GI happens, but cis is more stable than trans configuration. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 मेंबर रिंग से लेकर के ऑनवर्ड्स रिंग तक GI स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
जेई होना स्टार्ट होता है। लेकिन 8 मेंबर रिंग से लेकर के 13 मेंबर रिंग तक, है ना, तो 13 मेंबर रिंग तक जीआई तो होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सिस जो है ज्यादा स्टेबल होता है किससे, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन से। ये भी बात को ध्यान रखेंगे, राइट, क्योंकि 8 मेंबर रिंग से तो जीआई स्टार्ट हो जाएगा और जीआई होगा तो 100% दो फॉर्म होगा, सिस भी होगा, ट्रांस भी होगा। लेकिन अगर दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो सिस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किससे से, ट्रांस से। ठीक, चौथा, नोट नंबर चौथा कहता है फ्रॉम 14th member ring to onwards ring GI happens but trans is more stable than cis configuration। चलिए आइए फिर से आइए, अब क्या आता है कि ठीक है 8 मेंबर रिंग से तो जीए स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान में क्या रखना, 8 से 13 मेंबर का रिंग में जीए होगा, लेकिन सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन फिर जैसे 14 मेंबर रिंग से अगर हम ऑनवर्ड्स रिंग तक बात कर ले, 14 मेंबर रिंग से ऑनवर्ड्स किसी भी कार्बन में अगर हम लोग बात करें और वहां जीए हो रहा है, तो वहां पे ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, किससे बोलो, सिस कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूल ले लो, ठीक, और एक मॉलिक्यूल और ले लो, ये ले लो, यहां पर देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। इसमें भी 14 कार्बन है, इसमें भी 14 कार्बन है। देखो पाई बॉन्ड यहाँ भी है और पाई बॉन्ड यहाँ भी है, और पाई बॉन्ड है तभी मैंने क्या देखा कि 8 मेंबर रिंग से लेकर के कितना भी कार्बन ले ले, पाई बॉन्ड के एक ओर से जी होता है, मतलब सर ये भी जीआई शो कर रहा है और ये भी जीआई शो कर रहा है, सर दोनों जीआई शो कर रहा है। ये वाला कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी देखोगे तो सर ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, सिस। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो, ट्रांस। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, बोलो, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों, क्योंकि खुद से देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड, 1 2 3, तो चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो क्या होगा, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम साइड में। अगर सेम साइड में होता है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन इधर मिलेगा और एक हाइड्रोजन इधर मिलेगा, तो बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या मिल गया, अपोजिट साइड में मिल गया, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है सर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो किया क्योंकि सर 14 मेंबर का रिंग है, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी डिसाइड करें तो सर ये ट्रांस है और ये क्या है, बोलो, सिस है, तो ट्रांस का स्टेबिलिटी सिस से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर यही दोनों रिंग 8 मेंबर का रहता, 8 मेंबर से लेकर के 13 मेंबर रिंग तक रहता, 13 मेंबर की भी रिंग रहता, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता इससे, क्योंकि उस समय सिस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है ट्रांस से। तो आई थिंक ये सारे बातें आपको समझ में आया होगा कंप्लीट। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। ठीक, जैसे देखो ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं, तुम खुद से बताओ कि कौन सा जी शो करेगा और कौन सा जी शो नहीं करेगा। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं ये क्वेश्चन ले लेता, ठीक है सर, ये ले लेता, दूसरा क्वेश्चन सर ये ले लेता, तीसरा क्वेश्चन ये ले लेता, ये ले लेता। अब बताओ कौन सा जीआई शो करेगा और जीआई शो नहीं करेगा। 3 क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है सर, कितना मेंबर का रिंग है सर, सर 6 मेंबर का रिंग है, और 6 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड के एक रोस जीआई नहीं होता है, मतलब सर नॉट जीआई।
सर कितना मेंबर करेंगे सर, 6 मेंबर करेंगे। लेकिन क्या इसमें पाई बॉन्ड है क्या, पाई बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के क्रॉस में जे होता है, हाँ सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर कोई अल्केन साइक्लो अल्केन है और सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा ही, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो अल्केन में जी का टेंशन नहीं है। जब भी साइक्लो अल्केन में रहेगा तब हम लोग 3 से 6 मेंबर में जी शो नहीं करते। ये तो सर साइक्लो अल्केन है, यहाँ तो जी होगा ही होगा, क्योंकि ये वाला जी का सेंटर माने तो ये ग्रुप और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन डिफरेंट होगा, ये ग्रुप एक और दूसरा क्या हाइड्रोजन, सर जी तो होगा सर, ये कंप्लीट जी होगा। सर यहाँ पे बात करो, सर यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे क्या जी शो करेगा क्या, तो तुम देखो सर 6 मेंबर करेंगे क्योंकि 5-6 मेंबर करेंगे, कार्बन दिख रहा है। सर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पाई बॉन्ड के क्रॉस तो जी नहीं होगा, पाई बॉन्ड के क्रॉस तो जी नहीं होगा, लेकिन इसके क्रॉस तुम बात करो, देखो इसके क्रॉस यहाँ पे तो पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, और अभी हमने क्या देखा सिंगल बॉन्ड के क्रॉस जी तो होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो जी नहीं होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो जी होगा। और अगर मॉलिक्यूल में एक बार भी जी हुआ तो पूरा मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल जी शो करेगा सर, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ पे तो जी शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जी शो कर रहा, और इसके वजह से पूरा मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अगर ये नहीं होता तब तो पूरा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, लेकिन यहाँ पे इसके वजह से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया। तो ये केस नंबर आपको क्या हो गया, 3rd, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4, इन केस ऑफ GI in case of क्यूमुलिन, GI इन केस ऑफ क्यूमुलिन। तो देखो क्यूमुलिन और आइसोलेटेड और कंजुगेटेड, ये तीनों की कंडीशन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, है ना। जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि कंजुगेटेड क्या होता है, क्यूमुलेटिव क्या होता है जिसको क्यूमुलिन बोल रहे हैं, और आइसोलेटेड क्या होता है। तो क्यूमुलिन का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन के चेन में चाहे कार्बन का कितना बड़ा भी चेन हो, अगर कंटिन्यू अगर डबल बॉन्ड है तो उस केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन। क्या बोलते हैं बोलो, क्यूमुलिन बोलते हैं, ठीक है। तो यही हम देखने जा रहे हैं कि जीआई जो है अगर क्यूमुलिन के केस मिलेगा तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, वो चीज के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर क्यूमुलिन के केस मिलता है तो वहां पे जीआई होगा या नहीं होगा, हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है सर। मान लो तो चलो हम लोग एक केस ले लेते हैं, क्यूमुलिन का केस ले लेते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, बोलो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है सर। ये क्यूमुलिन के केस है, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या बोलो लगातार कंटिन्यू है ना। तो ये क्या बोलो कंटिन्यू, ये क्या बोलो क्यूमुलिन के केस है। अब ये कार्बन दो कितना बॉन्ड बना है, एक और एक दो बॉन्ड बना है, तो दो अगर कुछ नहीं होगा तो दोनों क्या होगा बोलो हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, तो दोनों क्या होगा बोलो हाइड्रोजन होगा। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आओ हम लोग बात करते हैं। पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्या रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ है, क्या रोटेशन रुका हुआ है। हाँ सर, रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो रोटेशन रुका हुआ होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहले पार्ट में। सर डबल बॉन्ड है तो रोटेशन तो सर रुका हुआ होगा, पहला कंडीशन बिल्कुल मैच है। दूसरा कंडीशन, इसको और इसको जीआई का सेंटर मान लो, क्योंकि रोटेशन रुका हुआ है तो ये और ये मेरा क्या हो जाएगा, जीआई का सेंटर हो गया। तो क्या सर ये और ये टर्मिनल एटम पे एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है क्या, ये क्या होना चाहिए, ये और ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सर डिफरेंट नहीं है, सर डिफरेंट नहीं है, सर डिफरेंट नहीं है, मतलब इट विल नॉट जीआई, इट विल नॉट शो जीआई। पहला कंडीशन तो मैच किया, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड तो हुआ, लेकिन टर्मिनल एटम पे जहां पर रोटेशन रुका हुआ था वहां पे एटम सर डिफरेंट नहीं है, इसलिए जीआई शो नहीं किया, कंडीशन नंबर सेकंड मैच नहीं किया, ठीक है सर। ये बातें समझ में आ रहा। सपोज केस नंबर, इसी में केस नहीं,
दूसरा एग्जांपल, मान लिया जाए कि सर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल था, यहां पे हम डिफरेंट लगा रहे हैं। सर मान लो ये हमारे पास यहाँ CH3 है, H है, सर यहाँ पे भी हमने ले लिया सर CH3, या हमने H ले लिया। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा या नहीं शो करेगा। ठीक है, पहला कंडीशन, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है क्या? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, यस सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के केसेस में रोटेशन क्या होता है? रुका हुआ होता है सर, बिल्कुल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो ये और ये हमारा GI का सेंटर होगा, क्योंकि इसके क्रॉस रोटेशन क्या है सर? रुका हुआ है सर, ये और ये हमारा GI का सेंटर है। ठीक है सर, ये कार्बन GI का सेंटर है। ठीक, तो क्या ये GI का सेंटर है जहां पर रोटेशन रुका हुआ, पूरा रोटेशन रुका हुआ है, तो क्या इस पे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है? हाँ सर, बिल्कुल डिफरेंट है, मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, यहाँ पे भी मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, मतलब दूसरा कंडीशन भी मैच। यहाँ पे डिफरेंट एटम है क्या? हाँ सर, डिफरेंट एटम है सर, दोनों कंडीशन मैच हो गया। तीसरा कंडीशन नंबर थर्ड क्या था कि ये जो एटम जो है और ये जो एटम जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या था? शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो ये भी प्लेन में है और ये भी प्लेन में, जैसा जिस फॉर्म में ये दिख रहा है उसी फॉर्म में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, मतलब ऐसा होगा तो GI होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ, देखो एक दूसरे के क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर, तो GI नहीं होगा। तो सर ये वाला मॉलिक्यूल, तीसरा हमको कंडीशन चेक करना है कि क्या मॉलिक्यूल ये एटम प्लेनर है या परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में बात बताऊं मैं तुमको, तो ये वाला जो एटम्स और ये वाला जो एटम्स है प्लेनर नहीं है, ये वाला सर है परपेंडिकुलर है। कैसा बोलो? परपेंडिकुलर है। और जैसी कंडीशन नंबर थर्ड मैच नहीं किया, क्योंकि कंडीशन नंबर थर्ड क्या कह रहा था? प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा है बोलो? परपेंडिकुलर है, इसलिए सर ये भी GI शो नहीं करेगा। सर ये GI शो नहीं करेगा। अब और यहाँ पे कि सर हम कैसे समझेंगे कि सर ये वाला जो एटम है और ये जो एटम है सर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, प्लेनर नहीं है। और मैं आपको फील करवाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये एटम एक्चुअल में, ये जो एटम जो है, ये जो एटम और ये जो एटम है एक्चुअल में परपेंडिकुलर है, वो प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा समझो बात को, और थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कैसे है। देखो आपको समझा रहा हूँ सर, ये मॉलिक्यूल था ना, चलो इस मॉलिक्यूल को समझते हैं। देखो समझो है ना, समझो कैसे लिखाएंगे? ऐसे हिंदी में समझो है ना, चलो समझो। देखो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। देखो समझो बात को, है ना। देखो होता है क्या बेसिकली, ये मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल क्या था सर? ऐसा है, ये मॉलिक्यूल क्या बोलो? ऐसा है, और इसके साथ दो एटम है। ठीक है, कोई ना कोई एटम होगा, हम इन जनरल लेकर के चल सर दो एटम ले रहे हैं। ठीक सर, ये एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल यही है, यहाँ पे एटम कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर मिथाइल लगा कर रखे, वहां पर कुछ भी हो सकता है। अब एक बात को समझो, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या निकल रहा बोलो? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो? sp। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या मिलेगा? sp। फिर से इस कार्बन का तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो फिर से क्या मिल जाएगा बोलो? sp2। क्या मिल जाएगा बोलो? sp2। और थोड़ा सा आपको केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज होगा। क्या नॉलेज होगा कि अगर कोई भी कार्बन sp2 है तो इसका एक p ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिड है, एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, और वो p ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। सर अगर जिस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास दो p ऑर्बिटल और बचे हुए हैं, जो हम लोग क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। मतलब इसके पास दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होगा। फिर से कार्बन sp2 आ गया, मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल क्या होगा? अनहाइब्रिड होगा। और ये भी आप जानता होगा कि p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड होता है वो हमेशा, है ना, हाइब्रिड के क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है? प्लेन पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है।
कैसा होता है बोलो, परपेंडिकुलर, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ता होगा। तो मान लिया जाए कि सर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है जो अनहाइब्रिड है, और वो प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बोले तो कैसा होगा, अगर ये बोर्ड प्लेन पे है तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा होगा। कैसा होगा बोलो, ऐसा होगा। लेकिन हम ऐसा तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सर 2D प्लेन है। 2D प्लेन पे हम p ऑर्बिटल कैसे तो दिखा नहीं सकते, तो लेकिन कैसे दिखा सकते, ऐसे दिखा सकते। बोलो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, राइट। अब बताओ ये p ऑर्बिटल कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर है। लेकिन 2D प्लेन है तो प्लेन में ही दिखेगा, परपेंडिकुलर तो दिखेगा, बट फील करना तो होता है कि सर ये कैसा बोलो, परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। इसकी अगर हाइब्रिडेशन sp है तो इसके पास भी 2 p ऑर्बिटल बचा हुआ होगा, और दोनों क्या होगा, अनहाइब्रिड, और वो भी क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर। तो मान लिया जाए कि इसके पास दोनों p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है वो परपेंडिकुलर कैसा होगा, एक p ऑर्बिटल ऐसे है तो एक p ऑर्बिटल क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा। और फिर से अगर इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है तो इसके पास भी एक p ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा होगा, अनहाइब्रिड होगा, और वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। बताओ इसको भी हमने कैसा ले लिया बोलो, ऐसा। कैसा ले लिया बोलो, ऐसा ले लिया। अब तुम खुद से बताओ, राइट। ये वाला p ऑर्बिटल जो दिख रहा है कैसा है, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा प्लेन पर, बट लिखने के लिए हम तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे, बट एक्चुअल में क्या ऐसा है। और इसके पास भी 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, तो एक तो ऐसा होगा और एक क्या होगा, ऐसा होगा। एक कैसा होगा, ऐसे होगा, और एक क्या होगा बोलो, ऐसे होगा, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए एक ऐसे दिखाना होगा और एक दिखाना होगा ऐसे, और ये वाला p ऑर्बिटल क्या होगा बोलो, ऐसे होगा। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है, राइट, ये दोनों ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से, आपको पता होगा कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, p ऑर्बिटल को साइडवाइज ओवरलैपिंग से। कैसे, p ऑर्बिटल को साइडवाइज ओवरलैपिंग से। तो मान लो जब ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है, अगर ये ऑर्बिटल ऐसे है और ये ऑर्बिटल ऐसे है, तब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। जब तक 2 ऑर्बिटल एक प्लेन में नहीं आएगा तब तक ओवरलैप नहीं करेगा। मान लो ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, और एक दूसरे को ओवरलैप करके बॉन्ड बनाना चाहता है, तो दोनों के एक प्लेन में आना जरूरी है। अगर मान लो ये एक ऑर्बिटल ऐसे रहा और एक ऑर्बिटल ऐसे रहा, तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, राइट। जब तक एक दूसरे के पैरेलल नहीं आएगा तब तक ये ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे ही पैरेलल है ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। तो मान लो कि ये p ऑर्बिटल ऐसे है, तो इस p ऑर्बिटल, इसके पास 2 ऑर्बिटल था, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ऐसे वाले के साथ ओवरलैप करके क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। ऐसे वाले के साथ ओवरलैप करके क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। और अब इसका एक ऑर्बिटल बच गया, जो कैसा होगा सर, ऐसे होगा। कैसा होगा, ऐसे होगा। तो इसका एक ऑर्बिटल ऐसे है और इसका एक ऑर्बिटल क्या है बोलो, ऐसे है। तो बताओ ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो क्या ओवरलैप करेगा क्या, बताओ। ये मॉलिक्यूल कैसे है सर, एक ऑर्बिटल ऐसे है और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे है, क्या ओवरलैप करेगा क्या, नहीं, ओवरलैप नहीं करेगा। तो क्या ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं सर, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मान के चलो कि अगर ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा तो फिक्स है कि ये ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो इस ऑर्बिटल जो ऐसे दिख रहा था इसको भी क्या होने पड़ेगा, ऐसे होने पड़ेगा। तो जैसे ही ऐसे होगा तो ये ओवरलैप करके ये वाला पाई बॉन्ड बनाएगा जो आप दिख रहे हो। तो जैसे ये हुआ तो बताओ ये वाला टर्मिनल एटम पे ये ऑर्बिटल कैसा था, परपेंडिकुलर, तभी ओवरलैप किया था। और ये ऑर्बिटल कैसा दिखा सर, ऐसे दिखा। बताओ एक दूसरे का परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ये वाला एटम और ये वाला एटम पे जो ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है कैसा दिखेगा सर, वो परपेंडिकुलर दिखेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल ऐसे दिख रहा है और इसका ऑर्बिटल ऐसे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सर ये वाला ऑर्बिटल ऐसे था तो इसको भी ऐसे होने पड़ेगा, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऑर्बिटल ऐसे हो गया और ये ऑर्बिटल ऐसे हो गया। अगर ये ऑर्बिटल ऐसे है और ये ऑर्बिटल ऐसे है तो एक दूसरे के क्या दिख रहा बोलो, परपेंडिकुलर दिख रहा है। इसीलिए ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे के क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर होता है, कभी प्लेनर नहीं होता है। कहने का मतलब ये वाला एटम कैसा होता है सर, ऐसे होता है। क्या होता है बोलो, ऐसे होता है। इसलिए तीसरा कंडीशन इसके साथ मैच नहीं करता है, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल GSO नहीं करता है, ऐसे मॉलिक्यूल GSO नहीं करता है। हालांकि दोनों को दोनों कंडीशन मैच था, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड भी था, एटम भी डिफरेंट था, लेकिन तीसरा कंडीशन परपेंडिकुलर वाला कहानी मैच नहीं था। ये परपेंडिकुलर था, प्लेनर नहीं था, इसी के वजह से GSO ये नहीं कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इतना आपको टेंशन नहीं लेना है सर, इतना सारे जो समझा है इसको जानना जरूरी नहीं है। हम सिंपल सी बात अगर आपको बात बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी चेन में
इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, देखो कितना डबल बॉन्ड है, एक और एक दो, इवन नंबर डबल बॉन्ड है तो इवन नंबर डबल बॉन्ड हमेशा परपेंडिकुलर आता है, फिक्स है, हमेशा क्या आएगा बोलो, परपेंडिकुलर आएगा। मैं आपको कंक्लूजन लास्ट बता दे रहा हूँ, अब कैसे ओवरलैप करा नहीं करा वो सब दुनिया से छोड़ो, मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना कि अगर किसी भी चेन में अगर इवन नंबर डबल बॉन्ड है तो वो क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होगा तो जीआई नहीं होगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो होता है प्लेनर। जैसे इससे पहले वाला केस उठा करके देखो, है ना, जो ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा का पार्ट 1 जो हम लोग पढ़ाया हूँ उसमें देखो ऑड एक डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई हो रहा था, क्योंकि एक डबल बॉन्ड क्या है सर, ऑड नंबर, और ऑड नंबर में हमेशा मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर होता है, इसलिए वहां जी हो सकता है। लेकिन जैसे इवन नंबर अगर पाई बॉन्ड आएगा तो परपेंडिकुलर हो जाता है, इसका वजह से जीआई नहीं होता है। तो आओ इस बात को भी मैं लिखता हूं, बाकी इतना टेंशन नहीं लेना है। जैसे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिखा, आप मुझ के बोलो सर जीआई नहीं होगा, ठीक है, इस बात को मैं आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा, इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर इवन then the group present at the terminal atom are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर टू क्या बोलो, ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन, फर्स्ट दूसरा, लेकिन इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर odd, then the atoms present at the terminal atom are planar to क्या होता है, प्लेनर होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जीआई नॉट हैपेंस। भाई इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मिला, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मिला, तो वहां जीआई नहीं होगा। लेकिन बट इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, GI may happens। GI में happens, बट लेकिन ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो वहां GI हो सकता है, बट इवन नंबर डबल बॉन्ड में GI नहीं होता, ये फिक्स है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल
जैसे एग्जांपल विच कैन शो जीए, विच कैन शो जी, कौन जीए शो करेगा? पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया और आपसे ये पूछना है कि क्या ये जी शो करेगा कि नहीं शो करेगा। सिंपल सी बात है, डबल इवन डबल कितना सर? 1 और 1 2, जैसे 2 दिखा इवन नंबर दिखा सर नॉट शो जी, सर जी शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, क्या ये जी शो करेगा? कितना डबल बॉन्ड? 1 और 1 2, सर ये भी जी शो नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन, सर कितने नंबर डबल बॉन्ड है? सर 1 2 3, जैसे 3 दिखा ऑड नंबर दिखा सर जीआई होगा, जीआई होगा। लेकिन एक बात ध्यान और रखिएगा कि पहला कंडीशन 3 नंबर में जीआई शो करता है, ये फिक्स है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक कंडीशन तो मैच कर गया, क्योंकि 3 जब जैसी ऑड नंबर ऑफ पाइगोन आएगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, प्लेनर होगा, है ना? क्या होगा बोलो? प्लेनर होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन किसको मैच करता है? प्लेनर को मैच करता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन तो मैच किया, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पहला दूसरा भी कंडीशन मैच करवाना। ऐसा नहीं कि 3 नंबर देखे बाकी और कंडीशन मैच नहीं किया, आप आंसर मार दिए कि सर ये जीए से करेगा। नहीं, ये भी गलत काम नहीं करना। पहले 3 नंबर देखा तो ठीक है सर, तीसरा कंडीशन आपको फेल नहीं होगा, प्लेनर वाला सर प्लेनर है। लेकिन दूसरा कंडीशन और भी था ना, कौन सा? कि सर ये और ये जीए का टर्मिनल एटम है ना? एटम सर ग्रुप ऑफ एटम भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो ये भी चेक करो, इसको और इसको जीए का सेंटर मानो तो इस पे एटम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो मिथाइल और दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो सर मिथाइल और दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। सर ये दूसरा कंडीशन भी क्या है बोलो? मैच है। और पहला कंडीशन तो मैच ऑलरेडी रहता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो रोटेशन पे रिस्ट्रिक्टेड होगा। दूसरा एटम क्या है? डिफरेंट है। और ऑड नंबर हमेशा प्लेनर रहता है, मतलब सर ये जीए शो करेगा, ये जीए शो करेगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो सर, यहाँ पे भी 1 2 3 सर ऑड नंबर पाइगोन मिला, तो दूसरा कंडीशन खुद से देखो 3 था तो तुम क्या बोल दोगे? सर जी शो करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि 3 नंबर डबल बॉन्ड तो है, जी के कंडीशन बनाया, लेकिन अगर हम इसको जी के सेंटर मान रहे तो यहाँ पर मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन तो है, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों को दोनों क्या है बोलो? हाइड्रोजन है। और जैसे हाइड्रोजन आया तो एटम क्या हो गया? सेम। तो सर जीआई शो नहीं करेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला? कि सर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो जिंदगी में कभी जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ऑड वाला में तो कंडीशन है कि ऑड वाला जीआई तो शो करता है, लेकिन साथ साथ उसके साथ एटम डिफरेंट होना चाहिए। अदरवाइज ऑड रह करके भी जीआई शो नहीं करेगा। अगर इसके पास एटम डिफरेंट अगर डिफरेंट नहीं है तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर एटम सेम हो गया तो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। तो एटम डिफरेंट होना चाहिए, ऑड नंबर रखते भर में भी डिफरेंट होना चाहिए, ये भी हमको चेक करना जरूरी है। और इवन नंबर में डिफरेंट होकर भी जीआई शो नहीं कर सकता। तो इवन नंबर में तो टेंशन ही नहीं लेना है, देखना है और डायरेक्ट मार देना है। ऑड नंबर में देखने के जरूरी है, रोकने के जरूरी है। और वो क्या रोकने की जरूरी है? एटम चेक करने के लिए कि डिफरेंट है या डिफरेंट नहीं है। जैसे इसीलिए 2 एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे देखो ऑड नंबर था, एटम डिफरेंट था, इसलिए जी शो कर दिया। यहाँ पे भी ऑड नंबर था, लेकिन सेम होने की वजह से जी शो नहीं किया। तो ऑड वाला कहानी में जीआई हो भी सकता है और जीआई नहीं भी हो सकता है, लेकिन इवन नंबर में कभी भी जीआई नहीं होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रहेगा, है ना? क्योंकि टाइम हो चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक स्टूडियो का पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मेडिकल में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, 100% की रहता है, इसलिए इसको हम अगले पार्ट में भी और हम लोग देखेंगे और अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज तक यहीं तक नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट, आगे आप बढ़ते रहिए। थैंक यू।